रूप से अगर आपको कोई बड़ी चोट, गंभीर चोट पहुंच जाए और उसमें आपको मुआवजा देता है। अगर पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिवार को बीमा का भुगतान मिलता है, लेकिन अगर स्थायी रूप से वो अक्षम हो जाए तो कंपनी बीमा की राशि का तय फीसद का ही भुगतान करती है। ये राशि शरीर के अंगों के नुकसान के आधार पर तय होता है। लेकिन जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीदेंगे अगर आप, तो इसमें आपको कई तरीके से फायदे मिलते हैं। ये कैसे आपके बीमा का दायरा बढ़ाएगा और आपको क्यों लेना चाहिए, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं policybazaar.com के हेल्थ इंश्योरेंस हेड अमित छाबड़ा। थैंक यू अमित, आपने आज वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझाएं और इसे खरीदने का सही तरीका क्या है। बिल्कुल, देखिए इंश्योरेंस को देखने का नजरिया एक मैं देना चाहूंगा, एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा। दो तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। पहली होती है इंडेमनिटी पॉलिसी और दूसरी होती है लॉस ऑफ इनकम पॉलिसी। इंडेमनिटी पॉलिसी का मतलब ये है कि जो आपका खर्चा रिइंबर्स करती है। जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी की पॉलिसी खरीदी, आपका गाड़ी का क्लेम आ गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको ठीक कराने का जो खर्चा हुआ, वो खर्चा एक रिइंबर्स आप कराते हो इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो एक इंडेमनिटी पॉलिसी की तरह है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप बीमार हो गए, आपको डेंगू हो गया, कोविड हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो ऐसे में जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है वो खर्चा रिइंबर्स हो जाता है। अगेन ये एक इंडेमनिटी पॉलिसी है। इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है, आपने जो खर्चा किया अपनी गाड़ी पे या अपनी हेल्थ पे, वो खर्चा आपको वापस मिल जाता है। तो ये एक तरीके की पॉलिसी होती है। दूसरी पॉलिसी जो होती है, जो लॉस ऑफ इनकम पॉलिसी होती है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी रीजन से आपकी इनकम आनी बंद हो गई। जैसे कि हम पर्सनल एक्सीडेंट की बात करें, मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया और आप अगले 6 महीने तक काम नहीं कर पाए बिकॉज सीरियस इंजरीज आ गई थी। तो ऐसे में आपकी इनकम बंद हो जाती है, बिकॉज आप अपने बिजनेस पे नहीं जा पाएंगे, आप अपनी जॉब पे नहीं जा पाएंगे, ऐसे में सैलरी नहीं आएगी आपकी। तो वो जो इनकम लॉस आपका हुआ है, वो सब्सटीट्यूशन करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो भी इसीलिए होती है कि मान लीजिए जो इंश्योर्ड पर्सन है उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो इनकम लॉस हुआ बिकॉज ऑफ वो जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी इनकम तो नहीं आएगी, तो ऐसे में उनकी फैमिली का खर्चा चलता रहे, इसके लिए उनको एक लमसम बेनिफिट मिल जाता है। तो पर्सनल एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस लॉस ऑफ इनकम पॉलिसीज हैं, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस इंडेमनिटी पॉलिसी है। अब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपका हुआ, मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी में आप जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो एक है आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा, ये तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेगी। लेकिन मान लीजिए आप उसकी वजह से 3-6 महीना अगर इनकम नहीं कमा पाते हैं अपनी, तो आपको और आपके परिवार को काफी परेशानी हो सकती है। ये एक पार्ट। दूसरी चीज, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है जिससे कि आपको आगे की इनकम में हमेशा के लिए प्रॉब्लम रह जाती है, तो अगेन ये काफी बड़ा इशू बन जाता है। बिकॉज चलो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा तो निकल गया, लेकिन उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज डिसेबिलिटी ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है, ना ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। तो ऐसे में आपके परिवार को, आपको, आपके बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली अगर आप मेन इनकम अर्निंग मेंबर है अपने परिवार के। तो लॉस ऑफ इनकम पॉलिसी है एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। एक क्लैरिटी अमित मैं समझना चाहूंगी कि क्या पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी किसी तरह से अगर हॉस्पिटल का खर्चा जो होता है उसे कवर करती है, या उसके लिए मेरे पास सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक सेपरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी ही चाहिए, बिकॉज वो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर करती है। तो मैं अगर सिंपल तौर पे बोलूं, किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी पर्सन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, ताकि अगर हॉस्पिटलाइजेशन आपका होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कवर हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इंश्योरेंस के तौर पे मैं देखूं तो वो है लाइफ इंश्योरेंस लेना, ताकि अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो गोइंग फॉरवर्ड आपके परिवार को एक अच्छा लमसम अमाउंट मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्रोबेबिलिटी के एंगल पे देखें तो देखिए सबसे ज्यादा चांस होता है हॉस्पिटलाइजेशन होने का, फिर है डेथ और फिर है डिसेबिलिटी। तो उस एंगल से अगर आप देखें तो तीसरा नंबर पे आता है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होनी चाहिए, सो दैट अगर इन एन अनलाइकली इंसिडेंट अगर डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर आपको पर्सनल एक्सीडेंट हुआ, कुछ इंजरी हो गई और ठीक होने में टाइम लग रहा है,
तो उसमें आपको एक लमसम बेनिफिट मिल जाता है। राइट, तो ये इसी मेरे हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे को कहीं पर नहीं 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 देगा। बिल्कुल कवर ओके, नहीं। सो ये मेरे लॉस ऑफ इनकम को वहाँ मुझे सहारा देगा। डिसेबिलिटी अगर हो जाए, आप कुछ समय तक काम नहीं कर पाए, लंबे समय का गैप पड़ जाए, तो आपको वहाँ लमसम पे आउट इससे मिलेगा। अब अमित, मैं समझना चाहूँगी, प्रोडक्ट्स है, कई बैंक्स हैं, SBI है, इसके अलावा भी कई बैंक्स हैं जो अपने अकाउंट होल्डर्स को 1000 रुपये में 20 लाख रुपए का, कोई 15 लाख का, कोई 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रहा है। इसे आप कैसा विकल्प मानते हैं? बैंक अकाउंट, बैंक्स के ये टाई अप्स होते हैं और बैंक आपको ये ऑफर करते हैं, ये आपको कैसा लगता है? देखिए, ये एक अच्छा बेनिफिट है जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट ये एक अच्छा बेनिफिट है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना इनके टर्म्स एंड कंडीशंस। आमतौर पे ये पॉलिसीज बहुत सस्ते में मिलती हैं बैंक से, लेकिन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर जानने चाहिए। मोस्टली ये देखा जाता है कि जो पॉलिसी आपको बहुत सस्ते में मिल रही है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से वो इतनी सस्ती होती है। तो इम्पॉर्टेंट है ये समझना, और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि ये पॉलिसी मेरे लिए सही है कि नहीं। एक एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोलना गलत होगा कि बैंक की पॉलिसी अच्छी होती है या बुरी होती है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती हैं जो काफी अच्छी होती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती हैं जिनमें लिमिटेशन ज्यादा होती हैं। तो वो चीज समझनी पड़ेगी, उसकी बेसिस पे ही हम बोल सकते हैं कि एक पॉलिसी अच्छी है कि नहीं। ओके, और इसी तरह जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कार का लेते हैं, इसमें जो ड्राइवर है उसके लिए दुर्घटना बीमा का कवर रहता है शामिल, और क्या इसमें जो लोग उस कार में बैठे हैं, को पैसेंजर्स हैं, उनके लिए भी ये बीमा कवर होता है कि नहीं? अगेन सी देखिए, डिपेंड करता है आप कौन सी पॉलिसी ले रहे हैं। कुछ पॉलिसीज के साथ में होता है, कुछ के साथ में नहीं भी होता है, और प्रीमियम भी उसी हिसाब से वेरी करता है। ओके, तो लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने देखा, अभी एक हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट केस हुआ हमारे हमारे देश में। तो ये एक ऐसी चीज है ऑनेस्टली जो किसी के साथ भी हो सकती है। तो और अगर आपके पास उस टाइम पे सही पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है तो उससे काफी बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज अगर डेथ होती है या डिसेबिलिटी होती है तो आपके डिपेंडेंट्स को काफी अच्छा एक बेनिफिट मिलता है जो कि उनको लाइफ लॉन्ग काम आता है। बिकॉज स्पेसिफिकली अगर, जैसे मैंने बोला, अगर आप अर्निंग मेंबर हैं तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है फैमिली को आगे। हमने काफी केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई और उस वजह से मतलब वो पूरे परिवार का बेस हिल जाता है। तो बहुत राइट। इंपॉर्टेंट ऐसी पॉलिसी होना। बट अगेन कमिंग बैक, आपका जो सवाल था, तो उसमें ड्राइवर का कवर भी होता है। इसके अलावा बाकी मेंबर्स भी कवर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप पॉलिसी कौन सी ले रहे हैं। सजेशन यही होगा कि आप ऐसी पॉलिसी लें जिसमें कि सारे मेंबर्स कवर होते हैं। ओके, अच्छा, बच्चों की पढ़ाई में ये काफ़ी सपोर्टिव साबित होता है। कई एक्सीडेंट के जो इस तरह के इंश्योरेंस हैं उसमें ये देखा गया है कि आपको अगर कुछ होता है तो आपके बच्चों की पढ़ाई में आपको मदद मिलेगा। इसके बारे में ज़रा समझाइए, ये मदद कैसे रोल आउट होता है, कैसे फ़ायदा होता है? बिल्कुल, देखिए, जब आप एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेते हैं तो अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसका एक लमसम बेनिफिट हो, एक अमाउंट होता है। मान लीजिए सम इंश्योर्ड आपने लिया 1 करोड़ रुपए, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वो 1 करोड़ रुपए कस्टमर को मिलेंगे। अब वो 1 करोड़ रुपए कैसे मिलेंगे, उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। एक तो तरीका होता है कि आपको लमसम अमाउंट मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रिगर हो गई है तो 1 करोड़ रुपए सीधा कस्टमर के अकाउंट में डल जाएंगे, कस्टमर की नॉमिनी के अकाउंट में रादर डल जाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि एक स्टैगर्ड पे आउट के तरीके में मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको हर साल कुछ एक अमाउंट मिलता जाएगा या हर महीने कुछ अमाउंट मिलता जाएगा। तो एक तरह से आपकी एक रेगुलर इनकम की तरह बन जाता है और कस्टमर को हर महीने या हर साल को पैसे मिलते जाते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि आपको स्टेज वाइज पे आउट्स मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके बच्चे की एजुकेशन, जैसे कॉलेज एजुकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो आपको उस टाइम पे कुछ पैसे मिलते हैं। फिर मान लीजिए शादी की उम्र हो जाती है तो उस टाइम पे कुछ पैसे मिलते हैं, एंड कुछ माइलस्टोन्स डिसाइड करे जाते हैं जिसके बेसिस पे कस्टमर को पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक तरीका है पे आउट का। अब ये कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, वो चाहे तो सारा पैसा एक बारी में ले लें, लेकिन बहुत बार ये भी देखा जाता है कि सडनली एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया तो संभाल नहीं पाते हैं, उनको समझ नहीं आता कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ यूज करें, तो उसका वो डिसएडवांटेज भी होता है। तो आप उसको किश्तों में ले सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके स्टैगर्ड वे में ले सकते हैं। अच्छा, अगर किसी व्यक्ति ने भारत में पर्सनल एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी खरीदी है और दुर्घटना जो है विदेश में हो जाती है,
ऐसे में क्या बीमा वो क्लेम कर पाएंगे इस भारत में खरीदी हुई पॉलिसी के जरिए? मोस्टली कवर हो जाता है। इसमें खाली एक दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि एक्सक्लूजन कोई तो नहीं है। हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ एक्सक्लूजन होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी पॉलिसी में एक्सक्लूजन है कि आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए अगर एक्सीडेंट होता है तो वो कवर नहीं होता। लेकिन मान लीजिए आप बाहर स्काई डाइविंग कर रहे थे और वहां पे कोई हादसा हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपका क्लेम कवर ना हो। बट अगर मामूली तौर पे ये देखा जाता है कि वो बेसिक कुछ एक्सक्लूजन अगर हटा दे तो कहीं पे भी आपका एक्सीडेंट होता है तो आपको क्लेम मिलता है। लेकिन मैं दोबारा बोलना चाहूंगा ये चीज, जैसे मैंने पहले भी बोला था जब आपने बैंक वाला एग्जांपल लिया था, काफी इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन समझ लें, देख लें, परख लें, आप श्योर हो कि आप क्या खरीद रहे हैं। बिकॉज बहुत बारी देखिए क्या देखा क्या जाता है कि स्पेशली हम देखते हैं बाहर 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 ये बहुत होता है कि एक एजेंट आपके पास आता है, वो बस आपसे साइन कराता है और चेक ले जाता है और वो आपको बोलता है, आपकी पॉलिसी मैं करवा दूंगा। वो नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पॉलिसी की अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। आपको समझना चाहिए आप क्या पॉलिसी खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, सो दैट आप क्लियर हो कि आपकी पॉलिसी में क्या कवर है कि नहीं। बिकॉज देखिए अब जैसे आपने ये विदेश वाला सवाल पूछा, ऐसे बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जो कि कस्टमर को जाननी जरूरी है पॉलिसी खरीदने। तो इसलिए एक्सक्लूजन यानी कि कंपनी क्या आपको कह रही है जब वो पॉलिसी आप साइन कर रहे हैं कि वो ये चीज़ नहीं कवर कर रही, क्या कवर करेगी क्या नहीं, एक्सक्लूजन में समझ लें। लिमिटेशन अगर कुछ लगाए हुए हैं कि हम इस स्थिति में नहीं देंगे, इस स्थिति में देंगे, हम इतना देंगे, वो समझें। और पे आउट आप कैसे चाहते हैं, लमसम या फिर स्टैगर्ड वे में। ये तीन बातें तो मैंने अमित से सीखी। लेकिन अमित, एक फाइनल चेकलिस्ट अगर मैं कहूँ कि किसी को पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी खरीदनी है तो आपकी वो फाइनल चेकलिस्ट क्या होगी जिसे टिक करना चाहिए जो खरीदना चाहता है एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली चीज सम इंश्योर्ड कितना लें, ये सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप सम इंश्योर्ड कितना ले रहे हैं। बिकॉज आप सम इंश्योर्ड इतना लेना चाहिए कि अगर आपको एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो जो पैसे मिलेंगे क्या वो आपके परिवार के लिए इनफ है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर करना, जो कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी खरीदते हुए आंसर करना चाहिए। दूसरी चीज, फीचर्स समझ लें कि पे आउट कब और कितना है। जैसे कि इसमें बहुत सारी तकनीकियां होती हैं। पहली चीज, आपको डिसेबिलिटी पे पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइडियली डिसेबिलिटी पे पे आउट लेना चाहिए क्योंकि डिसेबिलिटी के चांसेस काफी होते हैं एक्सीडेंट के केस में। दूसरी चीज, डिसेबिलिटी भी दो प्रकार की होती है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है और टोटल टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है। अब परमानेंट मतलब जो लाइफ लॉन्ग के लिए हो गया, मान लीजिए किसी की कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है तो वो एक अलग तरह का केस है। और पार्शियल डिसेबिलिटी में आप लेते हैं कुछ टाइम के लिए, या टेम्परेरी डिसेबिलिटी में आप कुछ टाइम के लिए आपको वो डिसेबिलिटी होती है, बाद में आप रिकवर कर जाते हैं। आइडियली आपको पे आउट दोनों पे मिलना चाहिए क्योंकि इवन इफ टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी होती है या पार्शियल डिसेबिलिटी भी होती है तो भी आपका लॉस ऑफ इनकम है। राइट, हो सकता है आप कुछ दिन तक काम पर ना जा पाए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो देखनी समझनी बहुत जरूरी है जब आप अपनी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले रहे हैं तो। और मैं जस्ट एक लास्ट में ऐड करना चाहूंगा कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बहुत जरूरी है, लेकिन उसको साथ ही साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी जरूर देखिए। बिकॉज पहले हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आता है, उसके बाद लॉस ऑफ इनकम होती है। अच्छा, तो राइट, मैं समझ गई। आपने वो क्रोनोलॉजी भी हमें एक तरह से समझा दी थी कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, फिर टर्म इंश्योरेंस, फिर पर्सनल। खर्चा बता देंगे कितना प्रीमियम देना पड़ सकता है? एक रेंज, मुझे पता है सब पॉलिसी के अपने अपने फीचर्स के हिसाब से प्राइसिंग होती होगी, पर कितना होता है इसका प्रीमियम अमूमन, अगर मैं कहूँ मिनिमम टू मैक्सिमम? देखिए पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज बहुत सस्ती आती है। इनफैक्ट आप पीछे एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आई थी जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम के लिए आपको एक पॉलिसी भी मिलती है, वो कुछ 2 रुपए की पॉलिसी भी होती थी। आप अगर एक कैब लेते हैं, एक ऐप बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड कैब अगर आप लेते हैं जैसे कि उबर ओला, उसमें भी अब आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाती है जो सिर्फ उसी टाइम के लिए वैलिड होती है, सिर्फ ड्यूरिंग द कैब टाइम के लिए। तो बहुत सस्ती होती है, एक 2 रुपए की भी आती है, लेकिन अगेन उनमें क्लेम का चांस भी बहुत कम होता है। अगर एज अ कस्टमर आप अपने लिए खुद से एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ले रहे हैं जो कि 1 साल की एक्सीडेंट पॉलिसी है, लेट्स से जो मान लीजिए 10 लाख सम इंश्योर्ड की, तो ये आपकी 1000 रुपए से स्टार्ट होकर 5-6 हजार रुपए तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन फीचर्स क्या ले रहे हैं, बेनिफिट्स क्या ले रहे हैं। अगर आप एक बहुत बेसिक पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें मान लीजिए सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट्स मिल रहे हैं
तो आपको 1,000 रुपए पर साल के हिसाब से भी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको डिसेबिलिटी के बेनिफिट चाहिए, आपको ग्लोबल कवरेज चाहिए, आपको परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, टेम्पररी डिसेबिलिटी, सब तरह के बेनिफिट्स चाहिए, तो वो थोड़ी महंगी भी हो जाती है, तो वो 5-6 हज़ार रुपए साल की भी हो सकती है। राइट। तो चलिए 1000 से लेके 5-6 हज़ार, लेकिन क्या क्या चेक करना है? सम इंश्योर्ड चेक करना है आपको, आप डिसेबिलिटी जो है पार्शियल टेम्पररी दोनों में आपको पे आउट चेक करना है, पे आउट किस तरह से होगा ये चेक करना है, और इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अपने लिए चुननी चाहिए। अमित, कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के हैं वो रखते हैं। सीमा जी का सवाल लेते हैं। सीमा जी ने हमें बताया कि इनके पति जो थे वो कई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है। बता रही हैं कि अलग अलग कार्ड पर दुर्घटना बीमा भी है। आश्रित होने के नाते क्या उन्हें इस बीमा का लाभ मिलेगा? कैसे पता करें कि किस कार्ड पर कितना बीमा कवर है? सीमा जी, आई होप हम आपकी हेल्प कर पाएँ। अमित, क्या कर सकती हैं सीमा? बिल्कुल सीमा जी, देखिए आपको आई थिंक पहले एक लिस्ट बनानी चाहिए कि क्रेडिट कार्ड कौन से थे और उन पे कितना कवरेज था। अब ये कवरेज अमाउंट कितना था, ये आपको जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है या बैंक है वहां से पता चल पाएगा, क्योंकि हर अगेन बहुत क्रेडिट कार्ड्स हैं, बहुत लिमिट्स होती है उनमें अलग अलग। तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से ही समझना पड़ेगा कि कितना लिमिट था और उसको क्लेम कैसे करें। मोस्ट केसेस में क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्लेम में भी आपको एक प्रोसेस बता देंगे और प्रोसेस इनिशिएट कर देंगे। प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल ऑनेस्टली नहीं होता है तो क्लेम का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, काफ़ी आसान होता है इनफैक्ट। लेकिन आई थिंक आपके केस में आपको ये जानना समझना कि कौन सा क्रेडिट कार्ड है और उसमें कवरेज कितनी मिलती है वो ज़रूरी है। एक बार आप वो जान जाते हैं तो आप रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज के पास जा सकते हैं। उनकी सिंपल एक हेल्पलाइन होती है, ईमेल एड्रेसेस होते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स बता के, और आपको एक डेथ सर्टिफिकेट और जो भी डिटेल्स होंगी, जैसे पुलिस की अगर कोई पुलिस रिपोर्ट बनी होगी जिसमें कि क्लियरली लिखा होगा कि एक्सीडेंटल डेथ हुई है, वो आपको देना होगा इंश्योरेंस कंपनी को। और एक बेसिक केवाईसी लगता है, आपके अकाउंट की डिटेल्स जहाँ पे वो ट्रांसफर करेंगे वो सब आपको उनको देना होता है, और उसके बाद वो थोड़े बहुत जांच पड़ताल करके वो अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। राइट। तो तो ज्यादा आपको कंपनी कॉम्प्लिकेटेड को पार्ट अप्रोच करना चाहिए सीमा जी। और क्योंकि दुर्घटना की बात है, अमित जी ने अभी बताया है कि आपके पास एक वो ना पुलिस की तरफ से एक वो होना ही चाहिए आपके पास कि हाँ ये एक्सीडेंटल डेथ थी, वो एक पेपर जो है ज़रूरी हो जाता है। दिलीप प्रसाद का अगला सवाल लेते हैं। बक्सर बिहार से है, पूछ रहे हैं कि मैंने 4 साल पहले 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान लिया था, इसमें कोई राइडर नहीं था, क्या अब मैं इस प्लान में एक्सीडेंट कवर का राइडर ले सकता हूँ? मुझे क्या करना होगा? ये राइडर नहीं मिले तो मुझे कैसे और कितने का फिर एक्सीडेंट बीमा लेना होगा? तो आई गेस इनके सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगी। क्या ये टर्म प्लान में एज एड ऑन ले सकते हैं, और नहीं ले सकते हैं तो क्या एक इंडिपेंडेंट एक्सीडेंट बीमा जो है वो खरीदना चाहिए इन्हें? देखिए मोस्टली डिफिकल्ट होता है। टर्म प्लान एक बार आप ले चुके होते हैं तो उसकी प्राइसिंग उसी हिसाब से होती है और वो जिंदगी भर सेम रहती है। तो अलग से एक राइडर जोड़ना टर्म प्लान शुरू होने के बाद नहीं हो पाता है। लेकिन जैसा कि आपने बोला, एक अलग से इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आप ले सकते हैं अपनी, जिसका कि आपको अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा। अब उसका प्रीमियम कितना है, जैसे कि मैंने बोला, डिपेंड करेगा कि आप सम इंश्योर्ड कितना लेते हैं, फीचर्स कौन से चूज करते हैं, बेनिफिट्स कौन से लेते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आपको एक अलग से अपनी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओके, सो अलग से आप बिल्कुल एक ले लीजिए अपने लिए एक्सीडेंट पॉलिसी, क्योंकि आपका टर्म प्लान पहले से चला आ रहा है तो उसमें ऐड करना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। थैंक यू सो मच अमित, आज आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को लेकर के बहुत काम की जानकारी आपने दी है, शुक्रिया आपका। धन्यवाद प्रियंका, थैंक यू।